जय हिंद मेरे प्यारे देशवासियों। मैं आपका साथी अनिल आप सबका स्वागत करता हूं अपने इंस्टीट्यूट वसुधैव कुटुंबकम में। आज की टॉपिक है भारतीय संविधान के विकास की यात्रा, द जर्नी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आज हम ऐसा अध्याय का अध्ययन करने वाले हैं जो बोलता है क्या कि भारत में संविधान कैसे आया, भारत में सुप्रीम कोर्ट कैसे बना, भारत में संसद भवन कैसे बना, भारत में ब्यूरोक्रेसी कैसे आया। ब्यूरोक्रेसी का तात्पर्य है कि सिविल सर्विसों का पद मीन्स कलेक्टर का पद कैसे बना, उसकी नींव कैसे रखी गई। आइए हम आगे चलते हैं। हमने चूंकि देखा कि पूर्वगामी कक्षाओं में देखा कि प्लासी और बक्सर के युद्ध के रूप में हमने देखा, दो युद्ध के रूप में देखा था हमने। एक देखा प्लासी युद्ध, दूसरा देखा हमने बक्सर युद्ध। क्योंकि प्लासी युद्ध 23 जून 1757 में कोलकाता से 160 किलोमीटर दूर उत्तर की दिशा में एक छोटे से गांव में, प्लासी गांव में ये युद्ध लड़ी गई। किसके बीच में लड़ी गई? रॉबर्ट क्लाइव के बीच में लड़ी गई और सिराजु उदौला के बीच में लड़ी गई। इसका परिणाम क्या हुआ? रॉबर्ट क्लाइव को विजय प्राप्त होती है और सिराज उदौला प्लासी के युद्ध में हार हो जाती है। हार की वजह क्या होती है? सिराज उदौला का सेनापति मीर जाफर विश्वासघात कर देता है और रॉबर्ट क्लाइव के साथ मित्रता कर लेता है। की भावना के कारण सिराज उदौला का हार होती है। इसे हमने देखा और रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के नवाब मीर जाफर को नियुक्त कर देता है। इसने हमने पूर्वगामी कक्षा में देखता है। और मीर जाफर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ज्यादा हस्तक्षेप के कारण विरोध करता है। विरोध के कारण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नवाब मीर जाफर को बंगाल से उठा के बिक देती गद्दी से। इसका विरोध के कारण मीर जाफर के दामाद मीर कासिम को बंगाल का नया नवाब नियुक्त किया जाता है और मीर कासिम पुनः देखता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का हस्तक्षेप ज्यादा से ज्यादा होते जा रहा है। इसके कारण हमें 1764 में 22 अक्टूबर 1764 में बक्सर, बिहार का एक आज भी जिला देखने को मिलेगा बक्सर, उसी की जगह हमें बक्सर का युद्ध देखने को मिलती है। किसके बीच में वो मिलती है? हमें मेजर हेक्टर मुनरो के बीच में मिलती है और तीन गुट, एक दिल्ली का बादशाह मुगल बादशाह शाह आलम और अवध चला गया सिराज उदौला, नवाब बन चुका सिराज उदौला, और त्रिगुट था जिसमें मीर कासिम भी था, बंगाल का नवाब। ब्रिटिश इंडिया कंपनी के ज्यादा हस्तक्षेप के कारण दोनों युद्ध हुआ, प्लासी और बक्सर के युद्ध में हमें देखने के लिए मिला ये चीज हुआ। जिसका परिणाम, बक्सर युद्ध का परिणाम होता है क्या कि अच्छे सूझबूझ के कारण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत होती है और उसके कारण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में पूरा बंगाल, उड़ीसा, बिहार हाथ में आ जाती है। इसके इसके पश्चात हम देखेंगे बक्सर युद्ध के पश्चात हमने क्या देखा? बक्सर युद्ध के बाद हमें बंगाल, जो बंगाल था, उड़ीसा और बिहार उसी के अधीन आ गई। बंगाल के अधीन उड़ीसा, ये बंगाल हो गया, यहाँ उड़ीसा हो गई, ये हो गया बिहार, ये दोनों इसके अधीन आ गए। ये चीज होगा। अब देखिए दो शासन प्रणाली लाया गया, ये दिवाली मामला लाया गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी देखेगी दिवाली मामला को। बंगाल में दो शासन व्यवस्था लाई गई। दो शासन व्यवस्था मतलब एक न्याय व्यवस्था अलग देखेगी, एक दिवालिया राजस्व मामला अलग देखेगी। राजस्व मामला मतलब दिवालिया मामला ब्रिटिश इंडिया कंपनी के हाथ से चली गई। पैसे के मामले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इतनी चतुर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की राजस्व वसूलने का काम अपने ले ली और सैन्य फौजदारी मामले में क्या की, वो नवाब के हाथ में दे दी, जिसे पुनः बनाया था मीर जाफर को। इसका देखा हमने, दो शासन व्यवस्था किया और फौजदारी सैन्य मामला। इसका कारण रहा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अच्छे से परिचित थी कि यदि हम सत्ते को दोहरी शासन को ना लाए तो अदर क्षेत्रीय राजा हमसे विरोध कर देगा, जिसके कारण हमारी सत्ता चली जाएगी। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अच्छे से जानती थी कि उसके पास सैन्य व्यवस्था बहुत कमजोर है और उसके पास राजस्व भी कमी है। इसके कारण वो क्या की, दो शासन ला ली कि नवाबों को मैं खुश भी कर दूं। ये चीजें अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अन्य क्षेत्रों के लिए युद्ध के लिए वित्त समस्या देखने को मिला।
बोलने का तात्पर्य है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दूसरे क्षेत्रों को अधीन करने के चक्कर में युद्ध करने पर उसे वित्त समस्या देखने को मिली। इसके कारण क्या हुआ, उसने ब्रिटिश सरकार के द्वारा गुहार लगाई। एक कारण और रहा, 1770 में बंगाल पे भीषण अकाल पड़ा। भीषण अकाल का मतलब सूखा पड़ने लगा। सूखा पड़ने के कारण बंगाल में राजस्व में कमी आई। इसके कारण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश सरकार के पास जाती है, वहां से आवाज करती है कि मुझे वित्त फाइनेंस की जरूरत है। ब्रिटिश सरकार बोलती है जी हम अवश्य मदद करेंगे। किसके पास जाती है, कौन जाता है, देखिए आप। देखिए आप कौन जाता है, आप देखने को मिलिएगा, क्योंकि 1770 में भीषण अकाल के कारण उस समय गवर्नर था हमारा जॉन कैरियर। कौन था, जॉन कैरियर। जॉन कैरियर को हटा के अब बंगाल का गवर्नर बनाएगा वारेन हेस्टिंग को। क्या बनाएगा, वारेन हेस्टिंग को बनाएगा। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग बोला जाता है। और उस समय किससे मदद करने मांगने गए, कौन, जॉन हेरन। ये मांगने गया किससे मदद, ये यूके का, ब्रिटेन का पीएम फ्रेडरिक्स फ्रेडरिक्स नॉर्थ थे, जिसे लॉर्ड नॉर्थ के नाम से जाना जाता है। और वहां का किंग था, जिसे बोले थे ब्रिटेन का किंग था, जॉर्ज थर्ड था। इन दोनों की मदद मांगा और ये दोनों रेडी हुए। ये दोनों भारत के लिए रेडी हो गए। कहने का तात्पर्य आप समझिए। अब देखिए ये रॉबर्ट क्लाइव की फोटो है। ये आप देखोगे, हम आपको देखने के जॉन्स हैरिंग कैरिंजियर, ये चीज देखने को मिलेगी आपको। और आगे देखिए आपको हम दिखाने के लिए बोलेंगे। ये लॉर्ड नॉर्थ है, ये हमारा किंग किंग जॉन्स है, थर्ड है। ये है हमारे यूके का किंग, और ये भी हमारे ब्रिटेन के किंग है, देखने को मिलेगा। ये चिरा कहने के तात्पर्य यहां से मदद मांगने के लिए गया, यहाँ आ गया, और यहां से मदद के लिए रेडी हो गए। क्या हो गया, अकाल के दिवाली मामले के लिए। लेकिन कंडीशन रही, ब्रिटेन का पीएम बोला कि एक कंडीशन है, हमारे पार्लियामेंट द्वारा शासन चलाया जाएगा। ये चीज रहा, हमारी व्यवस्था पार्लियामेंट द्वारा चलाई जाएगी। हमारा शासन पार्लियामेंट द्वारा चलाया जाएगा, उसने बोला। और पार्लियामेंट के द्वारा उससे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद की सहायता देने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा एक कानून पास होता है, जिसे हम रेंगुलेटरी एक्ट बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं हम, रेंगुलेटिक एक्ट बोलते हैं हम। अब इसी एक्ट के द्वारा आगे देखेंगे, यही से एक्ट के द्वारा भारत में संविधान का नींव रखी जाती है, भारत में संविधान का कदम रखा जाता है, भारत के वासियों को चलाने की कोशिश किया जाता है, भारत में कानून व्यवस्था को चलाने की कोशिश किया जाता है। यही से नींव देखने के लिए मिलती है। अब देखते हैं हम भारतीय संविधान के विकास। अब देखिए इधर, भारतीय संविधान विकास कब हुआ, दो काल में हुआ, समझने की कोशिश कीजिए। भारतीय संविधान के विकास को दो भाग में बांटा गया। कितना भाग में, दो भाग में बांटा गया। एक बांटा गया 1857 के क्रांति के पूर्व, एक बांटा गया 1857 क्रांति के बाद बांटी गई है। इसी चीज रहा, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी शासन अपने हाथ में लेती है 1858 से पहले, और ब्रिटिश सरकार अपने अधीन ले लेती है क्या, भारत के कानून व्यवस्था को, तो उसे बोलते हैं ब्रिटिश ताज बोलते हैं। 1858 के बाद में हमें देखने को मिलती है ये चीजें। हमें देखना कि मिलता है 1857 से पूर्व हमें क्या क्या कानून, भारत में सुधार क्या हुआ, भारत में क्या नींव रखी गई, संसद कैसे बना, और सिविल सर्विस का पोस्ट कैसे आया, इसके बारे में हम आगे देखते हैं। पहले आया हमारा रेगुलेटरी एक्ट 1773, उससे संशोधनात्मक अधिनियम 1781, पिट इंडिया एक्ट 1784, और चार्टर अधिनियम एक्ट 1793, और चार्टर अधिनियम 1813, चार्टर अधिनियम 1833, और चार्टर अधिनियम 1853 हमें देखने के लिए मिलती है। आइए हम देखते हैं। उसके बाद हमें देखने मिलती है ब्रिटिश राज, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा के अपने अधीन ले लेती है, तब उसे क्या देखने को मिलता है, भारतीय सरकार अधिनियम 1858, भारतीय परिषद अधिनियम 1861,
भारतीय परिषद अधिनियम 1882, भारतीय परिषद अधिनियम 1902, भारतीय परिषद अधिनियम 1919, और हमें देखने को मिलता है भारतीय शासन अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ये अधिनियम हमें दो रूप के देखने हैं। आप समझ जाइए, भारत को दो भाग में बांट दिया गया, एक 1857 के क्रांति से पूर्व बांटा गया, एक बाद गया। भारत के संविधान के विकास ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी संभाली, और 57 के बाद सत्ते को कौन किए, ब्रिटिश सरकार और ब्रिटिश या ताज अपने अधीन ले लिए। ये चीजें दो खंड में, पहले खंड हम देखेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा शासन कैसे लाया गया। आइए समझने की कोशिश करते हैं। अब देखते हैं हम लोग रेगुलेटिव अधिनियम एक्ट। क्या है हमारा रेगुलेटरी अधिनियम एक्ट 1773। रेगुलेटरी एक्ट का अर्थ क्या होता है, नियंत्रण करना, नियमित करना, ये मतलब संचालन करना। कौन संचालन करेगा, ताज तो ब्रिटिश का रहेगा, ऊपर तो ब्रिटिश ही निकालेगी, ब्रिटिश सरकार काम करेगी, लेकिन ब्रिटिश इंडिया कंपनी उसके अधीन काम करेगी। ये चीज प्रयोग करने की कोशिश किया गया। आइए देखिए क्या बोला गया कि अर्थ क्या होता है, नियंत्रण, नियमित करना। कंपनी पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण होगा। क्या होगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण होगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहीं भी हिल नहीं सकती है। आइए समझ, कंपनी मान्यता प्राप्त हो गया कि प्रशासनिक राजनीतिक कार्यों को देखेगी। कंपनी व्यापार से ज्यादा मामला किसे देखेगी, वो राजनीतिक और मामला देखेगी और प्रशासनिक मामले में देखने का हस्तक्षेप करेगी। केंद्रीय प्रशासन की नींव रखेगी, मतलब कहने का मतलब एक केंद्र प्रशासन की नींव रखेगी, और नींव रखने की वजह से उसके अधीन सब नवाबों और सूबेदारों को अधीन किया जाएगा। ये बोलती है ब्रिटिश सरकार बोलती है। अब बोलता है गवर्नर का नाम, बंगाल के गवर्नर का नाम बदल के क्या किया गया, नाम चेंज किया गया। जैसे हम आपको दिखाएंगे, ये था रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का गवर्नर था। उसके बाद जॉन्स कैरियर था बंगाल गवर्नर। लेकिन आप क्या किया हमें देखने को मिलेगी, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग को देखने को मिलेगी। आप देखिए इन्हें क्या बना गया, बोला गया जब 1773 में इन्हें बनाया गया, क्या बंगाल के गवर्नर के रूप में न जान के इन्हें बोला गया, बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में बोला गया। क्या बोला गया, बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में बोला गया। जनरल शब्द लगा गया, क्या गया, जनरल शब्द लग गई। ये चीज ध्यान रखिए, गवर्नर नाम बदलकर क्या किया, गवर्नर जनरल बंगाल बोला गया। और क्या किया, फर्स्ट लॉर्ड गवर्नर जनरल जो है ये। ब्रिटेन के किंग तो जॉर्ज थर्ड थे, और पीएम कौन था, फ्रेडरिक नॉर्थ थे, जिसे लॉर्ड नॉर्थ नॉर्थ के रूप में जाना जाता है। कौन से पीएम, फ्रेडरिक और नॉर्थ थे। अब बोला गया कि गवर्नर जनरल की सहायता के लिए, अब ध्यान से देखिए, अब देखिए ये यूरोप, ये एशिया, ये एशिया यूरोप को दो भाग में बांटने वाला यूराल पर्वत है। क्या है, यूराल पर्वत है। क्या, यूराल पर्वत है। और ये हमारा इंग्लैंड, ब्रिटेन, क्या, इंग्लैंड। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से फैसला लिया जा रहा है ये चलाने के लिए इंडिया को। अब ध्यान से देखिए, इंडिया को चलाने के लिए फैसला लिया रहा है, यही रहा रेगुलेटरी एक्ट। क्या बोलता है ये, बोलता है क्या कि यहाँ पे एक नियुक्त किया जाएगा, कार्यकारी परिषद बनाई जाएगी। कहाँ, भारत में कार्यकारी कार्यकारी परिषद, मतलब गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल ना, किसे, बंगाल गवर्नर जनरल का बोलेगा, लॉर्ड हैरन हेस्टिंग को बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या की सहायता के लिए उसे कार्यकारी परिषद नियुक्त किया जाएगा, जो 4 सदस्य होगा। क्या होगा, 4 सदस्यों का नियुक्त किया जाएगा, जिसमें से बोला जाएगा, देखिए जाए, गवर्नर जनरल की सहायता के लिए कार्यकारी परिषद किया जाएगा, एग्जीक्यूटिव काउंसिल की निर्माण की जाएगी, जिसमें से 4 सदस्य होगा, एक कमांडर ऑफ चीफ होगा और 3 अन्य सदस्य होंगे। 3 अन्य होंगे, ब्रिटिश इंडिया कंपनी के सदस्य होंगे। आप समझिए ध्यान से,
यहां से यहां ये चीज दो भाग हो गया। ये इंग्लैंड, ये इंडिया। इंडिया में बात हो रहा है क्या, ध्यान देखिए। इंडिया में बात हो रही है एग्जीक्यूटिव पावर की बनाने के लिए, मतलब कार्यकारी परिषद, कितना, गवर्नर जनरल बंगाल के लिए क्या करेगी, 4 सदस्य बनेगी। क्या करेगी, 4 सदस्य देखने को मिलेगा। क्या करेगा, 4 सदस्य देखने को मिलेगा। इंग्लैंड में क्या करेगा, अब देखो इंग्लैंड में क्या होती है। इंग्लैंड में बैठी हुई संसद डिसाइड कर रही है, ब्रिटिश संसद डिसाइड कर रही है, ये चीज होगा। अब डिसाइड कर रही है, आप देखो एग्जीक्यूटिव में 4 सदस्य होंगे जो क्या करेंगे, ये कौन कौन होगा, क्या मामला देगा, गृह विभाग देगा, राजस्व विभाग देगा, वित्त विभाग देगा और सैन्य विभाग देगा। आज भी हमें कार्यकारी परिषद देखने को मिलता है। भारत के अनुच्छेद संविधान, भारत के संविधान अनुच्छेद 74 में आज भी राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद की नियुक्त किया जाने के लिए आज भी हमें किया जाता है। इसी तरह हमें देखने को मिलेगी ब्रिटिश काल में ये पद कहां से आया, आज हमें देखने को मिलता है ये पद जो अनुच्छेद 74 में 74 में आर्टिकल 74 बोलती है, यही से आया 74। ये चीज है कि भारत के गवर्नर जनरल की सहायता के लिए कार्यकारी परिषद हुई। इसी तरह प्रेसिडेंट की सहायता के लिए मंत्री परिषद होना चाहिए, कैबिनेट मंत्री होना चाहिए, ये चीज बोला गया। और आगे देखिए हमें 4 गृह विभाग, राजस्व विभाग, वित्त विभाग और सैन्य विभाग हुआ, ये चीज मामला रहा। अब बोला गया, देखो ये क्या बोला गया, कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एकाधिकार के लिए 20 साल नियुक्त किया गया। कितना किया गया, 20 साल के लिए किया गया। ध्यान दीजिए, कंपनी को 20 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। कितना गया, 20 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। अन्य प्रेसिडेंसी बंबई, मद्रास, बंगाल का दिन कर दिया गया। क्या गया, बंगाल का दिन कर दिया। अन्य मतलब कहने का मतलब है, इधर देखिए ध्यान से, यहाँ पे बंबई, मद्रास और इसे बंबई, इसको और अन्य क्षेत्र को बंगाल, बंगाल का दिन कर दिया गया। ये चीज रहा। और आके देखिए आप क्या रहा, और हमें 1774 में 4 सदस्यीय वाला एक चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की नियुक्ति की गई। जैसे बोले 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, क्योंकि 1772 में भी सुप्रीम कोर्ट न होके क्षेत्रीय कोर्ट हो चुके थे, जिला कोर्ट के रूप में नियुक्त किया गया था। किसने किया था, आपको देखने के लिए लॉर्ड हैरिंग से काल में किया गया। लेकिन अब क्या किया गया, 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। मुख्य न्यायाधीश कौन थे, सर एलिजा इम्पेल थे। और अन्य न्यायमूर्ति थे, जॉर्ज हाइड थे, अलिस्टर थे और रॉबर्ट चैम्बर्स थे। आपको देखने के लिए मिलेगी इसके रूप में। आप देखिए, थोड़ा ध्यान देंगे तो ये थे, हाँ, ये लोग जज थे, आपको ब्रिटिश काल में देखने को मिलेगी। इन्हीं का नाम था सर एलिजा इम्पेल और जॉर्ज हाइड और लिसेस्ट और रॉबर्ट चैम्बर्स के रूप में जाना जाता था। अब बोला गया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, सांसद बोल, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कभी भी रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया कि अब कभी भी रिश्वत नहीं लेगी। क्या करेगी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कभी रिश्वत नहीं लेगी भारतीयों से, न उससे गिफ्ट लेगी। और क्या किया गया, और ब्रिटिश क्राउन द्वारा निर्माण किया गया। ये सबसे बड़ी भूमिका रही है, आपको देखिए मिलेगा। हम देख रहे हैं इंग्लैंड में, ध्यान देखिए, ए इंग्लैंड ये क्या कर रहा है, रेगुलेटरी एक्ट 1773। इंग्लैंड में यहां बैठे इंसान क्या डिसाइड कर रहा है, COD का निर्माण कर रहा है। बोल रहा है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, मतलब आप ध्यान देखिए, ये बोल रहा है COD, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, निर्देशांक मंडल, निर्देश मंडल जिसे बोला जाता है, निर्देश मंडल जैसा संचालन मंडल क्यों नियुक्त किया गया, बनाया गया, ब्रिटिश सरकार बनाती है, ब्रिटिश ताज बना रही है, ब्रिटिश संसद द्वारा बनाया जा रहा है COD की। क्या बोलती है, ये बोलता जाता है इंडिया के लिए क्या करेगी, इंडिया में होने वाले, यहाँ होने वाले हर चीजों को नियंत्रण किया जाएगा, देखभाल किया जाएगा, व्यापारिक कंट्रोल किया जाएगा। इंग्लैंड में बैठे लोग भारत को अब चलाएंगे, COD द्वारा चलाएगा। COD के सदस्य कितने थे, 24 सदस्य। इन्हें 24 सदस्य, लंदन में बैठे एक हाउस में बैठे 24 सदस्य भारत के
निर्भर करेगा। भारत का कार्य कैसे होगा, भारत की राजनीति कैसे होगी, भारत की प्रशासनिक स्थिति कैसे होगी, ये डिसाइड करेंगे उन लोग। अब कौन रहे ये 24 सदस्य, कौन रहे? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयर धारक रहे। कौन रहा? शेयर धारक रहे। बैठक कहाँ रहा? इंग्लैंड में रहा। सीओडी का बैठक रहा। उद्देश्य कहाँ रहा? ब्रिटिश सरकार को क्या करेगी? ब्रिटिश सरकार को भारत में होने वाली गतिविधि, सैन्य, प्रशासनिक, राजनीति की गतिविधि ब्रिटिश ब्रिटिश सरकार और ब्रिटिश ताज को बताएगी। क्या करेगी? ब्रिटिश ताज को बताएगी। ये चीज रहा, ये चीज रहा। आप देखिएगा रेगुलेटरी एक्ट भूलिएगा ना। रेगुलेटरी एक्ट में क्या हुआ हमारा? पहले आया हमारा गवर्नर का नाम, बंगाल के गवर्नर का नाम बदल के गवर्नर जनरल बोला गया। और क्या गया हमारा जो थे, हमें लॉर्ड हेस्टिंग देखने को मिलती है। और कार्यकारी परिषद की 4 सदस्यता वाला नियुक्त किया गया। और क्या किया गया हमें? और 1774 में हमें सुप्रीम कोर्ट की नियुक्ति की गई कोलकाता में। क्या गई? कोलकाता में की गई। और रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। आज सीओडी की नियुक्ति की जो 24 सदस्य थी, 24 सदस्य वाली थी। आप देखो हमारा संशोधनात्मक अधिनियम 1781 हमें देखने को मिलती है। आप ध्यान देखें 1781 देखने को मिलती है। 1781 में संशोधनात्मक अधिनियम देखने मिलती है। ये क्यों थी, क्यों जरूरत थी? आपको पता ही चल रहा, संशोधन मतलब थोड़ा सा परिवर्तन करना उसमें। आज भी देखने को रेगुलेटरी एक्ट के कमियों को दूर करने के लिए क्या किया गया? 1781 में जो एक्ट आया, हमें रेगुलेटरी एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए आया। दूर करने के लिए आया। हमें क्या सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल के पावर को एक्सप्लेन किया गया। मतलब सुप्रीम कोर्ट को और गवर्नर जनरल के पावर को एक्सप्लेन किया गया। कलकत्ता के निवासी, सब निवासियों को, कलकत्ता के आसपास निवासी और बंगाल के निवासियों के सहित कुछ क्षेत्रों के लिए सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्र के में रखा गया। और क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दी। क्या आदेश दी? देखिए, भारत के पारंपरिक कानून पर छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। जो पुरानी प्राचीन काल से आ रही है जो कानून, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। जैसे दास प्रथा, ठीक ना, दास प्रथा के जैसे रूप में हो गया, ठीक ना, विधवा विधवा विवाह प्रथा, इस तरह का तोड़ने की बात में हुई है। इस चीज के लिए आगे देखेंगे क्लास में। आप देखेंगे हम दो देख लिए, रेगुलेटरी अधिनियम एक्ट देख लिए, संशोधनात्मक अधिनियम देख लिए। आप देखेंगे फिट इंडिया एक्ट देखेंगे। फिट इंडिया एक्ट, फिट इंडिया एक्ट आप समझ गए कि आप रेगुलेटरी एक्ट क्या था? नियंत्रण करना। फिट का तात्पर्य है ये नहीं, इसका कोई तात्पर्य नहीं। ये किसके नाम पर रखा गया था? उस समय प्रधानमंत्री थे विलियम, कौन था? विलियम पिट थे। 1783 से लेकर 1806 तक रहे। आपको दिखाते हैं हम यूके के पीएम। ये देखिए यूके के पीएम है, ये आपको देखने को मिलेंगे ये चीजें। पीएम रहे और गवर्नर जनरल है लॉर्ड वारेन हेस्टिंग ही रहे, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग रहे। अब देखो रेगुलेटरी ये भी क्या था? फिट इंडिया एक्ट क्या था? इंडिया एक्ट में देखेंगे हमें फिट इंडिया एक्ट में देखिए PEI 1784, ये किसके नाम पे था? पीएम के प्राइम मिनिस्टर, क्या नाम था? विलियम पिट के नाम से था। ये क्या था? रेगुलेटरी एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए। और क्या था हमारा? ये दोहरी नियंत्रण प्रणाली की गई। फिर से देखिए दोहरी नियंत्रण प्रणाली। अब बोला कि दोहरी, ये इंग्लैंड हो गया, ये इंडिया। इंग्लैंड में क्या किया हमने? एक क्या किया था? नियंत्रण, सीओडी का निर्माण किया। अब बोला कि यहाँ दोहरी नियंत्रण प्रणाली होगी। मतलब नियंत्रण मतलब भारत में होने वाले व्यवस्था को, राजनीतिक व्यवस्था को, प्रशासनिक व्यवस्था को नियंत्रण करने के लिए एक और विभाग बनाया गया जिसे बोलते हैं BOC, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो कंट्रोल करेगी। ये अलग अलग डिपार्टमेंट बांट दिया गया। इसमें बोला गया, इसमें हमने देखा था 24 सदस्य, इसमें हमने देखेंगे 24 सदस्य, इसमें 6 सदस्य रहेंगे। क्या रहेंगे? 6 सदस्य। ये कौन थे? ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी BEIC के क्या थे? शेयर धारक थे।
लेकिन 6 लोग ये क्या करेंगे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयर धारक नहीं होंगे, ये ब्रिटिश सरकार के होंगे। क्या होंगे? सरकार के सदस्य होंगे। क्या? ब्रिटिश सरकार के सदस्य होंगे। बोल रहा है कि तुम अच्छे से कार्य नहीं कर पा रहे हो, सीओडी अच्छे से कार्य नहीं कर पा रहा, तुम्हारा हस्तक्षेप ज्यादा हो रहा है, तुम चोरी भी कर रहे हो, कर में चोरी कर रहे हो। इसकी कमी को दूर करने के लिए पिट इंडिया एक्ट आया। कौन आया? विलियम पिट के द्वारा लाया गया। ये बोलते हैं कि बीओसी का करना चाहिए। अब सरकार भी घुसेगी, ब्रिटिश सरकार भी घुस के नियंत्रण करने की कोशिश करेगी। ये बोला, दो डिवाइड में कर दिया गया। ये संचालन मंडल, सीओडी को संचालन मंडल बोला गया। अब यहाँ पे इंग्लैंड में बैठक हुआ है, और ये क्या क्या सदस्य की ब्रिटिश इंडिया शेयर धारक थे, व्यापारिक का मामला देखता था। क्या है? ये व्यापारिक मामला देख गया। आज बीओसी कितने सदस्य होंगे? 6 सदस्य होंगे। कितने सदस्य? 6 सदस्य। कहाँ बैठेगी? इंग्लैंड बैठेगी, और राजनीतिक मामले को देखेगी, वहां पे राजनीतिक मामले को देखेगी। 6 सदस्य कौन होंगे? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट सचिव होगा, और चांसलर ऑफ एक्सचेकर होगा। आपको देखने को मिलेगी 4 ब्रिटिश सरकार को सदस्य होंगे, ये चीज देखने को मिलेगी। अब ध्यान से देखिए, अब हमारे पास जो ये चीज ध्यान देखिए, जो हमारे पास दूसरी चीज हुई, ये चीज समझ गए। बीओडी, दो चीज का निर्माण हो गया, सीओ डी और बीओ सी। ये कब हुआ? पिट एक्ट के बाद हुआ। ये कब हुआ? हमारा रेगुलेटरी एक्ट हुआ। ये पी आई ए की हुआ, ये आर ए एक्ट के तहत हुआ। ये दोनों को मिलकर क्या गया? ये चीज हुआ। अब क्या किया? हमारे देखिए एग्जीक्यूटिव पावर बनी थी 4 सदस्य वाली। अब 4 सदस्य के हटा के क्या कर दिया गया? 3 सदस्य कर दिया गया। घटा के 3 सदस्य कर दिया गया। अब बोला गया बंबई मद्रास अलग अलग कार्यपालिका परिषद की नियुक्ति की गई, 3 सदस्यों वाली की गई। क्या गई? बंबई महाराष्ट्र अलग अलग किया गया। ये चीज गई। हमने देखा, दो चीज देखा, रेगुलेटरी एक्ट देखा, संशोधनात्मक अधिनियम 1781 देखा, हमने पिट इंडिया एक्ट देखा जिसमें दोहरी नियंत्रण प्रणाली हुई। इंग्लैंड में दो चीज बैठ गई, सीओडी बैठ गया, हमारे पास बीओसी बैठ गया, जो चीज बैठ गई। आप चार्टर अधिनियम देखेंगे। चार्टर का अर्थ क्या है? जो कि आपको पता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 वर्ष के लिए एकाधिकार दिया गया था। अब ये कंप्लीट कब होगा? 1793 में। क्या होगा? 1993, 1793 में होगा। ये चार्टर अधिनियम आया। चार्टर का अर्थ होता है किसी क्षेत्र में कानून बनाना या किसी क्षेत्र को विशेषाधिकार देना। क्या करना? चार्टर का अर्थ होता है किसी क्षेत्र के लिए कानून बनाना या विशेषाधिकार प्रदान कर देना। इसमें उस समय गवर्नर थे लॉर्ड कॉर्नवाली। लॉर्ड कॉर्नवाली को आप देखेंगे, एक मिनट देखिए लॉर्ड कॉर्नवाली को। ये देखिए, ध्यान से देखिए, लॉर्ड कॉर्नवाली है ये। लॉर्ड कॉर्नवाली क्या किए? लॉर्ड कॉर्नवाली जिसे बोला था सिविल सर्विस के जन्मदाता, जन्मदाता के रूप में माना जाता है। क्या माना जाता है? जन्मदाता के रूप में माना जाता है। ये बंगाल के गवर्नर जनरल रहे। ये इसे क्या बोलेगा? आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विस के जन्मदाता है। यही से बोला गया। ये क्या बोले कि जिला के प्रशासनिक नियंत्रण के लिए एक पोस्ट होना चाहिए जिसका नाम है कलेक्टर। को कलेक्टर का पद लाए, इसी को बोला जाता है आईसीएस के लिए जन्मदाता। भूलिएगा नहीं। लॉर्ड कॉर्नवालिस को 1786 में ये कब लाए थे? चार्टर अधिनियम के द्वारा लाए थे। चार्टर अधिनियम 1793 देखने के लाए थे। और क्या बोले? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार बढ़ा दिया गया, पुण्य बढ़ा दिया गया। अब लगभग 20 साल के लिए पुण्य बढ़ा दिएगा। 73 में बढ़ाएगा, अब 20 साल के पुण्य बढ़ा दिएगा। अब बोला गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कमाई हुई भारत से आय को और राजस्व को क्या करेगी? 5 लाख पाउंड ब्रिटिश सरकार को देना होगा, क्योंकि ब्रिटिश सरकार उसे कंट्रोल कर रही है, इसलिए देना पड़ेगा। आप समझिए कि यहां से अब देखने को मिलेगा आपको ये भारत से लगभग, आप देखोगे इंग्लैंड यहां है, ये देखिए इंग्लैंड लगभग 7,000 किलोमीटर की दूर से कोई डिसाइड करता है भारत की कानून व्यवस्था कैसे रहेगी, भारत की राजनीतिक व्यवस्था कैसे रहेगी, भारत की प्रशासनिक व्यवस्था कैसे रहेगी, ये डिसाइड करती है।
ये चीज है। और कौन डिसाइड कर रहा है, किसको बोल रही है, अपने कर्मचारी को बोल रही है। अब बोल रही है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 5 लाख पाउंड देगी। क्यों देगी? क्योंकि मैं काम करवा रही हूँ, COD काम कर रही है, BOC काम कर रही है। हमारा कौन काम कर रहा है? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सचिव काम कर रहा है। हमारा कौन? चांसलर ऑफ एक्सचेकर कर रहा है। हमारा एक्सचेकर कर रहा है। हमारा क्या कर रहा है? 4 ब्रिटिश सरकार के सदस्य कर रहे हैं, तो हम भी कर रहे हैं सदस्य। ब्रिटिश सरकार बोल रही है हमें भी पैसे चाहिए उसके लिए, ये चीज के लिए, तो 5 लाख पाउंड पैसे चाहिए। राजस्व न्यायिक अलग कर दिया गया। हमारा क्या है? राजस्व न्यायिक अलग कर दिया गया। अधिकारियों को वेतन भारत से दिया जाएगा। जितने अधिकारी रहेंगे भारत में, वो वेतन ब्रिटिश सरकार द्वारा न करके अब क्या जाएगा, भारत के वेतन के द्वारा राजस्व से दिया जाएगा। अब क्या किया गया, ध्यान से देखिए। अब आया चार्टर अधिनियम 1813। आपको देखने के मिलेगा, इधर देखोगे आप, तीन आपको चार देखने को मिलेगा। चार्टर अधिनियम 1793, चार्टर अधिनियम 1813, चार्टर अधिनियम 1833, चार्टर अधिनियम 1853। हमने दो देख लिए, एक दो देख लिए। आप देखिए दो और देखने के बाकी रहेगा। चार्टर अधिनियम 1813 में, इसमें आपको गवर्नर जनरल, बंगाल गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो प्रथम थे। लॉर्ड मिंटो प्रथम पहले हैं, लॉर्ड मिंटो आपको सेकंड दूसरे मिल जाएंगे। वो अधिनियम लॉर्ड मिंटो का दिए, मिंटो अधिनियम देखने को मिलेगी 1919 में देखने को मिलेगी, सॉरी 1909 में देखने को मिलेगी। आप कहाँ से मिलने को मिलेगी? 1909 में देखने को मिलेगी आपको, ये चीज के लिए, ये चीजें हम देखने को मिलेगी, ये चीजें। और इसमें बोला ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। क्या किया गया? जो एकाधिकार दिया गया था, एकाधिकार का तात्पर्य है कि ब्रिटिश सरकार का कोई अलग क्षेत्रीय निवासी स्थान का कोई भी व्यक्ति, व्यापारी दोबारा व्यापार करने के लिए मसाला का व्यापार या कपास का व्यापार नहीं कर सकता। अब क्या किया? उसे हटा दिया गया, एकाधिकार हटा गया। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एकाधिकार के रूप में हटा के उसे क्या किया? राजस्व मामले में और राजनीतिक मामले में घुसने के लिए दौड़ बढ़ाई। और क्या किया? हमें बोला गया एकाधिकार तो हटा गया, लेकिन कुछ चीजों पर नहीं हटाया गया, जैसे चाय पे और चीन पे। चीन के लिए बोला था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बोला चीन से साथ व्यापार कर सकते हो। अफीम का भी पर एकाधिकार नहीं हटाया गया। अब बोला गया व्यापारी का लेन देन तथा राजस्व अलग कर दिया गया। व्यापारी लेन देन अलग कर दिया, राजस्व अलग कर दिया। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को संसद चार्टर अधिनियम 1813 में आदेश देती है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 1 लाख पाउंड रुपए प्रति वर्ष ब्रिटिश सरकार को, किसके? ब्रिटिश इंडिया कंपनी को भारत की शिक्षा और भारत की साहित्य और विज्ञान पर खर्चे करनी होगी। ये चीजें हमें फिर से देखना है, ध्यान देखिए। हमने क्या किया? रेगुलेटरी एक्ट देखा हमने, आपको देखा हमने क्या रेगुलेटरी देखा, संशोधनात्मक अधिनियम देखा हमने, पीटी इंडिया एक्ट देखा हमने, और चार्टर अधिनियम एक्ट देखा हमने। चार्टर अधिनियम 1813 देखा हमने।